हमारा वही वाला हिसाब है कि हर दफ़ा हमें पता है सामने केला का छिलका पड़ा हुआ और जाके ऊपर हमने पाँव जप करके रखने और उसको धड़ाम से हमने गिरना। एक बंदा जब वो हॉल्ड इन एक मतलब बैटल वो लड़ रहा है, लड़ा है 5,000 जंगजू जो है सपोजली, वो कैसे आके मजदूरी शुरू कर देगा? यहाँ पे मुझे समझाएं जरा, इज इट पॉसिबल? इससे पहले कश्मीर में जो हमारे वहाँ पे बहुत सारे लोग थे उस वक्त प्रॉब्लम हुए थे, जिन्होंने आके आके अटैक्स किए थे बहुत सारे, जो कश्मीर से हमने विड्रॉ हुए थे लोग, उन्होंने भी यही किया कि वापस आकर उन्होंने स्टेट पे हमले किए, उन्होंने पुलिस पे हमले किए। हमारे जितने भी यहाँ पे काम करने वाले लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, बिजनेसमैन थे, जो जिनकी फैक्ट्रियाँ थी कपड़े की या गारमेंट्स की फैक्ट्रियाँ थी, उन्होंने बांग्लादेश में जाके लगा ली हैं कि जी वो हमसे पीछे थे। उन्होंने 5 kg 1 मंथ का, जिसमें आपकी दालें चावल चीनी, यानी कि इधर दालों चीनी चावलों के रेट कहाँ पे आसमान पे बातें कर रहे हैं। आम जो दवार होती थी ना, टूटा हुआ जिसको हम टोटा कहते हैं, जो कबूतरों को परिंदों को डालते थे। यही कहेंगे कि इंडिया की जो इकनॉमी है उसकी ज़्यादा होने की वजह यह है कि वो अपने लोगों का ख्याल रखना शुरू हो गए होंगे। पाकिस्तान पूरा का पूरा एक बेकाबू स्टेट होकर ही रह गया है। इनके यहाँ पर ना कोई राज्य है जहाँ पर फौज की इज्जत हो, पब्लिक के बीच से फौज की इज्जत खत्म हो गई है, पुलिस के बीच से फौज की इज्जत खत्म हो गई है। इनके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के दिल से फौज की इज्जत खत्म हो गई है। जो बाइंडिंग फोर्स थी पाकिस्तान की फौज, आज वो कमजोर होती जा रही है। और वो क्यों ना कमजोर हो। जनरल कमर जावेद बाजवा, इमरान खान को हम लोग जितना कहते हैं कि ये एजेंट है इंडिया का, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी मिसाइल है, इंडिया के लिए ये 1000 मिसाइलों का काम कर सकता है, सब बात अपनी कहीं ना कहीं सही होगी। पर जितना जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय किया है अपने 6 साल के कार्यकाल में, कोई माई का लाल नहीं कर सकता, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अमेरिका, इजराइल, दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति भी इतना नुकसान नहीं कर सकती। उस व्यक्ति ने पूरी तरीके से खोखला कर दिया आज पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फौज को। यही कारण है जो आज पाकिस्तान की फौज हमको इस तरीके से टूटती बिखरती हुई साफ साफ नजर आ रही है। इसी तरह आप चले जाएं नॉर्दर्न अलायंस की तरफ। नॉर्दर्न अलायंस का तो पूरा झुकाव हिंदुस्तान की तरफ इसलिए था क्योंकि हम तालिबान के हमायती थे, इसलिए नॉर्दर्न अलायंस सारी की सारी हिंदुस्तान सेंट्रिक थी। वो सारी की सारी अपनी डीलिंग्स, या जिस तरह तालिबान या पश्तून पाकिस्तान में आके रहते थे, उसी तरह ये नॉर्दर्न अलायंस अफगानिस्तान में रहते थे। तो हमने भी लॉस्ट मोर इन दिस वॉर पिछले 20 साल में खुसूसी तौर पर, एंड पिछले 40-50 साल में अफगानिस्तान के साथ। देन वी गेन्ड। आज अफगानिस्तान को हमने अपना मुखालिफ कर लिया। सोचें या एक मिड रैंकर के तौर पे सोचें कि जब वो अगर अमरीकी उसको उसके पीछे हो और वो पाकिस्तान की तरफ आए जो कि एक पोरस बॉर्डर, और यहाँ से हमारी अगर अफवाज भी कार्रवाई करती थी तो उसका माइंडसेट तो ये था कि पाकिस्तानी अमरीकियों के साथ मिलकर हमें मार रहे हैं। होगा कि हमारे साथ अफगानिस्तान की डीलिंग आइंदा आने वाले दिनों में मजीद मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि अगर आप उनके डॉलर चोक करेंगे, अगर आप उनके साथ ताल्लुकात उस तरह नहीं बनाएंगे, वो तो एक वॉर हार्डन्ड एक गवर्नमेंट है और तालिबान है। वो तो ये नहीं, वो अगर 2 सुपर पावर को उन्होंने हराया हुआ है, डॉक्टर साहब वो आपको किस खाते में रखेंगे? सो व्हाट वी लॉस्ट इज वी लॉस्ट द सोसाइटी इन अफगानिस्तान। अब ये टीटीपी का मामला भी है, वो कहते हैं हम इनको अपने पास क्यों रखें, आप जाने, आपका काम जाने। अब ये 8000 फाइटर कर लें, जो कि कहा जा रहा था, आज तकरीर में किसी ने कहा कि 8000 टोटल फाइटर्स। इन 8000 फाइटर्स का आप क्या करेंगे? हाउ डू यू डील विद देम? सबसे बड़ा क्राइसिस अब आपके अपने घर पे आके ये खड़ा हो गया। अगर आप उनके खिलाफ थे तो जो ब्लो बैक का हमें बार बार डरावा देते थे, इतनी मुश्किल से हमने सफाई की थी, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह खैर करे कि हम वापस उस तरफ ना जाएं। लेकिन आज खालिद साहब की तरफ में तमाम किस्म की इंटेलिजेंस एक जगह पे आने दे। वो इंटेलिजेंस क्या आपका ख्याल है कि नेक्स्ट किसी एक जगह पे आएगी? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सारों को मिलकर दोबारा रोज सब इकट्ठे बैठना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को किसी जगह हमने हाथ बांधे में उनके, किसी जगह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसके खिलाफ कार्रवाइयां भी करें, इसका मुकाबला भी करें। जो कि सबसे वल्नरेबल हमारा ग्रुप है वो लॉ एनफोर्समेंट यानी पुलिस है आपकी, जो सबसे ज्यादा टारगेट होती है। आप देखें कल टारगेट कौन हुआ? पुलिस टारगेट होगी। लेकिन क्या हमने उनको इक्विप किया है कि ये काम करे? इंटेलिजेंस शेयरिंग कैसी है? मुझे अभी तक याद है खान साहब ने जो काम किया था कि कोई भूखा नहीं सोएगा, उससे कितने लोग मुस्तफीद हो रहे थे। इन्होंने अपनी सियासी काम के लिए सबसे पहले लंगरखानों पे आके दावा बोला ये नहीं होना चाहिए फलां। खान साहब तो लोगों को फ़कीर बना रहे थे, हम उनको खुददार करेंगे। खुददार क्या कर रहे हैं? फैसलाबाद में मिलें हमारी बंद हो रही हैं। जब तक ये पूरे सियासतदान एक पेज पे नहीं आएंगे, हमारी ये पॉलिसी बेहतर नहीं होगी।
तो ये काम ऐसे ही चल रहा है। हमेशा दहशतगर्दी या कोई भी चीज़ आती है गुर्बत की वजह से आती है। पड़ गया ना, वो आटे के थैले के लिए लूटमार कर रहे हैं, पहले जो मोबाइल और उसके लिए कर रहे थे। ये यही वजह है कि यहाँ पर मुआशी पॉलिसी होनी चाहिए। मुआशी पॉलिसी के लिए सियासी इस्तेकाम होना चाहिए, लोगों को मिल बैठ के काम करने चाहिए और हमें सीखना चाहिए। हमारा हमसाया मुल्क है। अब मैं हमसाया मुल्क से एक और मिसाल देता हूँ। हम इंडिया को भी छोड़ के बांग्लादेश, जो हमसे बाद में जब वो अलहदा हुआ था ना, हमारे कई लोगों ने कहा था जी हमारी जान छुटी कि हम पर अजाब था, मगर उनकी भी इकनॉमी इस वक्त हमसे बेहतर है। उनका आप देख लें, अफगानिस्तान का अगर 2 रुपया हो तो हमारा पाकिस्तान का 1 रुपया बनता है। जिन्हें हम कहते थे कि ये लोग तो हमारे मुल्क में कूड़ा उठाने के लिए आए हैं या खाली चने बेचने के लिए, हमारे जूते पॉलिश करने के लिए आए हुए हैं, उनका मुल्क हमसे आगे तरक्की कर रहा है। खान साहब के दौर में जहाँ लाखों लोग वहाँ पर मजदूरी कर रहे थे, अब वहाँ पर लाखों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। जब बेरोज़गारी होगी तो हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी, ये चोरी चकारी, ये चीज़ें बढ़ेंगी। ऐसा कभी देखा नहीं है। वैसे हम लोग जो ना रमज़ान के मुसलमान हो जाते हैं। रमज़ान में हम देखते हैं कि हम वो दुनिया दिखावे के लिए कि मैं भी अगर एक बात करूं, मैंने इतने घरों को अनाज दे दूंगा, इतने घरों को राशन दे दूंगा, इस पर हमें प्रॉपर सोचना चाहिए। जैसे उन्होंने प्रॉपर सोच के किया ना, तो प्रॉपर हमें इसको सोचना चाहिए कि हम पूरा साल इस पर कैसे करेंगे। आपने तुर्की की जैसे मुआहदा लुजान कर लिया हुआ है 100 साल कि आपने अपनी कोई मादनियत निकालनी नहीं, अपने ज़खायरों को छेड़ना ही नहीं है। वो लोगों ने, आप लोगों ने वो सारा बेच दिया है। पाकिस्तान का 1 रुपया और उनके 3 टके हैं। उन्होंने हमें तो 2 टके का भी नहीं छोड़ा, मज़ीद आगे बढ़ गए हुए। पाकिस्तान का 1 रुपया और यहाँ तक अफगानिस्तान, जहाँ 20 साल तक जंग रही थी, पूरी दुनिया की ताकतें वहाँ पर जंग कर रही थी। हरियाली ख़त्म करके ये सोसाइटियाँ बना रहे हैं। अपने मुल्क में अगर अनाज उगाएंगे नहीं तो इसमें किल्लत पड़ जाएगी। फिर बाहर से आप मंगवाएंगे कि जी हमारे फलानी चीज़ कम होगी, हमने गंदम मंगवानी है, हमने फलानी चीज़ मंगवानी है, हमने चीनी मंगवानी है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। सबको आपको मैनेज करना चाहिए, देखना चाहिए कौन सा घर कहाँ पर कौन है। उनके शाम के पहरे में जाकर उनके घरों में ये चीज़ें पहुँचानी चाहिए। माजरत के साथ जितने भी वज़रा आते हैं ना, ये बड़े बड़े MN MP आते हैं, ये सब वज़रा जो होते हैं, जितने वज़ीर आज़म क्या सदर भी, इनकी नज़र होती है कि ज़मीन कौन सी है ज़री, इसको हम हाउसिंग सोसाइटी बना देते हैं और हम लोगों से बढ़ेगी इंशाल्लाह। गरीब अवाम जब सड़क पे आ जाएगी ना, तो ये गाड़ियाँ, ये हर चीज़, दुनिया का हर निज़ाम रुक जाएगा। और आप लोग हालात पैदा कर रहे हैं खाना जंगी वाला, आप लोग हालात पैदा कर रहे हैं कि मुल्क का दिवालिया हो जाए, जैसे सिंगापुर हुआ है, जैसे और ममालिक हुए हैं। ये पाकिस्तान में तो इतनी किल्लत पैदा हो रही है खुराक की, और आए दिन घी बढ़ रहा है, आटे की कीमत आसमान पर जा रही है। पहले जो 300 का तोड़ा था, अब वो 650-700 का हो गया हुआ है। इसलिए खुदारा हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि आपस में ये लड़ाई झगड़ा बंद करें। आप दुश्मन ममालिक को फ़ायदा दे रहे हैं, आपके हमसाया मालिक, उनसे देखें। आप वो गैर मुस्लिम होके मुसलमानों वाले काम करके लोगों को ये अनाज दे के, ये चीज़ें दे के वो आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल में लोग भूखा मरने लगे हैं। और हमारा ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद मेरे ख्याल में ये यहाँ तो स्मगल करते हैं, बाहर मुल्क में बेचते हैं, फिर उस वहाँ से ये महंगे दामों खरीदते हैं। अब हम लोग वो खाने पे मजबूर हो गए हैं, इन्होंने ये हालात कर दिए हैं। आप पेट्रोल पंप देख लें, जैसे पेट्रोल पंप अमेरिका के कहने में गिरता है, यार हमारे मुल्क में पेट्रोल निकलना अगर ज़खायर है तो क्यों नहीं निकालते आप लोग। जिंदगी की तलाश में पाकिस्तान मौत के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है। आज पाकिस्तान की हम चाहे राजनीतिक स्थिति को देख लें, चाहे हम इनकी इकोनॉमिक स्थिति को देख लें, चाहे इनके यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है उसको हम देख लें, चाहे इनके यहाँ पर विदेश नीति, सब की सब जो है वो एकदम खस्ता हालत में हो गई है। ना इनके देश के अंदर ये चोरी चकारी रोक पा रहे हैं, ना शहरों के अंदर चोरी चकारी नहीं रुक रही है, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे आतंकवाद नहीं कंट्रोल हो रहा है, इनकी अपनी इकोनॉमी इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, संभल नहीं रही है, इनसे अपने यहाँ के नेताओं को नहीं खुलेआम। इनके नेता इमरान खान कहता है मैं 3 टुकड़े कर दूंगा, बिलावल भुट्टो कहता है मैं अलग सिंधु देश बना दूंगा, और बाकी बलूचिस्तान से भी आवाज़ें उठती रहती हैं। जो POK के प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्जी PM, वो भी आवाज़ उठाते रहते हैं कि हमको तो जो है रोने गाने लगते हैं कि हमको तो न्याय नहीं मिल रहा, हमको तो हक नहीं मिल रहा, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम भी जंग लेंगे, जिहाद करेंगे। हर तरफ से बगावत की आवाज़ें उठ रही हैं और बहुत तेज़ी में उठ रही हैं। पाकिस्तान में बगावत की आवाज़ें उठी हैं पहले भी, और लगभग हर बार सफल ही हुई है। सफल होने का एक एग्जाम्पल तो बांग्लादेश का हमारे सामने ही है। इसके अलावा जब आवाज़ें उठी हैं, या तो पाकिस्तानी फ़ौज ने वो आवाज़ उठाने वाले नेता को ही मार डाला है, या फिर शेख मुजीबुर रहमान जैसा एग्जाम्पल हमारे सामने आया, उसने अलग देश बना लिया। अभी भी पाकिस्तान क्या वहीं पहुंच गया है जहां पर 65 से लेकर 70 के दशक में हुआ करता था। बांग्लादेश बनने से ठीक पहले जो स्थिति थी पाकिस्तान में, क्या आज वही हो गई? बस फ़र्क एक था,
फर्क तब ये था कि जो बांग्लादेश वाला इलाका है आज का ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान उस समय का, वो खाली वहां पर बगावत की आवाजें उठती थी, बाकी जो वेस्ट पाकिस्तान था वो पूरा का पूरा वहां पे बगावत की आवाजें नहीं उठती थी। आज पूरे के पूरे पाकिस्तान से बगावत की आवाजें उठ रही। कोई भी ऐसा इलाका नहीं है पाकिस्तान के अंदर जहां पे आप ये कह सकते हो कि ये स्ट्रांग होल्ड है फौज का, यहाँ पर फौज स्ट्रांग होल्ड है। पंजाब की भी अगर आप बात करो तो पंजाब भी नहीं है। पंजाब ने पूरी तरीके से नवाज शरीफ और सबको और फौज को सबको रिजेक्ट करके ही इमरान खान को बम्पर मैंडेट दिया है, तभी इमरान खान की पार्टी की वहां पर सरकार है, क्योंकि इमरान खान के साथ वहां की पब्लिक है। कोई भी इलाका बचा नहीं जाए पाकिस्तानी फौज मान सके कि हाँ यहाँ पे हम कंट्रोल है। खाली जब तक उन एक पूरा वो जो आग लावा पलक पनप रहा है वो पूरी आग का रूप नहीं लेता, बस उस दिन तक पाकिस्तान को इकट्ठा नजर आ रहा है। जिस दिन पाकिस्तान की सड़क पर पब्लिक निकल जाएगी, जिस दिन पाकिस्तान की सड़कों पर हजारों की लाखों की भीड़ हथियार लेके उतर जाएगी, जिहाद का ऐलान होगा, हर तरफ सब कुछ तोड़ फोड़ आगजनी चल रही होगी, उस दिन फिर ये पाकिस्तान टूटने से कोई बचा ही नहीं सकता है।